हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 बैलेंस ऑफ पेमेंट। जिसने पहले की वीडियो नहीं देखी है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो पहले की वीडियो। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार आया है मेरे चैनल पर, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इसमें से पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। देखो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर है इसके कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स हैं इसके, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड रिजर्व अकाउंट। इनके बारे में पढ़ेंगे हम। और फिर क्वेश्चन है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट है मेथड ऑफ कनेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब कैसे हम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा इक्वल नहीं है उसको कैसे इक्वल करेंगे, कैसे करेक्ट करेंगे। ओके। और फिर है बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में डिफरेंस। ठीक है। और ये हमारी IBO 1 के चैप्टर्स रहेंगे। और मैं दिखाती जो IBO 6 है उसमें भी ये चैप्टर है। एक सेकेंड रुको। देखो इसमें ये जो IBO 6 की बुक है इसमें चैप्टर नंबर 4 है बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, मतलब टाइप ऑफ अकाउंट इसमें 2 ही डिफाइन कर रखे हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। उसमें कितने 3 हैं। और इससे आगे क्या पूछ रखा है इसमें पूछ रखा है भाई, जो कि अनफेवरेबल हो रहा है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, या मतलब कि जो डिसइक्विलिब्रियम है तो उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसमें एक चीज़ और इंक्लूड थी कि मतलब कि क्यों होते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग था उसमें। और आगे क्या है, आगे देखो इसमें आगे इसमें है डिफरेंस बताना है। और इसमें एक ये और शामिल कर दिया गया है, हाउ डिवेल्युएशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू करेक्ट। सेम है ये भी। ठीक है। मतलब इसमें थोड़े टॉपिक है, उसमें एक ज़्यादा टॉपिक है, तो मैं इनकी एक ही वीडियो बना दूंगी, आप देख लेना। ओके। दोनों प्लेलिस्ट में डाल दूंगी मैं इसकी वीडियो। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, और जो हमारे पहले की जो बुक्स थी जो हमने पढ़ी होंगी उनमें भी चैप्टर आया था, और जो बीकॉम की बुक्स थी उनमें भी आया था। ठीक है। और जो 12th की बुक्स थी, 12th क्लास थी, उसमें भी आई थी। ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है कि याद नहीं रहता। ओके। चलो रिवाइज करते हैं इसको। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीज रिसिप्ट एंड पेमेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक स्टेटमेंट होती है जो कंट्री की जितनी भी रिसिप्ट्स हैं, जितनी पेमेंट्स की हैं, ठीक है, तो उसकी स्टेटमेंट है कितना फॉरेन एक्सचेंज किया है। ठीक है। जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज के लिए अपने रिसिप्ट हैं, कितने पैसा आया है, कितना गया है, ठीक है, तो उसकी एक स्टेटमेंट होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब एक टाइप की स्लिप मान लो। ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। जो भी जितना हमने एक कंट्री ने जितना एक्सपोर्ट किया है, कितना इम्पोर्ट किया, उन दोनों का डिफरेंस करके क्या आ जाता है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाता है। इफ़ द एक्सपोर्ट आर मोर देन द इम्पोर्ट देन देयर इज़ a फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड वाइस वर्सा। इसमें क्या बताया गया है, अगर जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा है इम्पोर्ट से, मतलब कि हम एक्सपोर्ट और मोर, अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, मतलब कि दूसरी कंपनी का सामान हम कम खरीद रहे हैं और अपनी कंपनी का सामान हम ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है। मतलब कि अपनी कंट्री का सामान हम ज़्यादा दे रहे हैं और इम्पोर्ट कम कर रहे हैं दूसरी कंट्री से, तो एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट माना जाता है, क्योंकि हमारे पास पैसे ज़्यादा आते हैं और हमारे पास से पैसे जाते कम है। ठीक है। तो ये फेवरेबल सिचुएशन मानी जाती है। And if the total export is equal to the total of import, it is called equilibrium of balance of payment। अगर जो एक्सपोर्ट है और जो इम्पोर्ट है दोनों इक्वल हो जाते तो वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हो जाती है। अगर हमारा जो इम्पोर्ट है वो हम ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो ये अनफेवरेबल सिचुएशन होती है। इसमें पार्ट देखो इसके क्या क्या है, करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड कैपिटल अकाउंट। चलो देखते हैं करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है।
It is a statement of actual receipt and payments in the short period. It includes both import and export of both goods and services. इसमें बताया गया है, एक स्टेटमेंट होती है जिसमें एक्चुअल रिसिप्ट मतलब कितना पैसा आया है और कितने हमने पेमेंट की है शॉर्ट पीरियड में, तो उसकी एक स्टेटमेंट होती है ये। और इसमें आते हैं कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया है, गुड्स और सर्विसेज का दोनों का इंक्लूड किया जाता है। अब देखो इसमें कौन कौन से जो आइटम है वो इंक्लूड किए जाते हैं। ऑल मटेरियल गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड, कितने गुड्स हमने दिए हैं और कितने लिए हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू फॉरेन कंट्रीज एंड बाय फॉरेन टूरिस्ट, जो ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस हैं टू फॉरेन कंट्रीज एंड बाय फॉरेन टूरिस्ट, मतलब उनके द्वारा कितने एक्सपेंसेस किए गए हैं वो भी इसमें लिखे जाते हैं। सर्विसेज कितनी एक्सपोर्ट की है हमने, इन्वेस्टमेंट इनकम लिखी जाती है, और डोनेशन एंड गिफ्ट्स लिखे जाते हैं, और गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन्स भी लिखे जाते हैं इसमें, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है और कितना उनके पास सेविंग होती है, तो जो इतने भी ट्रांजेक्शन है वो भी सारे के सारे इसमें लिखे जाते हैं। तो ये था हमारा करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब देखते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो, कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ कैपिटल आइटम्स बोथ इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। इट हैज़ नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इनकम एंड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंट्री। देखो भाई, राइटिंग को इग्नोर करना, समझने पे ध्यान देना, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट होती है जिसमें पेमेंट और रिसिप्ट लिखी जाती है, पर किस चीज़ की, कैपिटल आइटम्स की, शॉर्ट टर्म के लिए भी, जो भी शॉर्ट टर्म में की गई है और लॉन्ग रन में की गई है। उसमें क्या लिखा जाता है, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज की लिखी जाती है, उसमें कैपिटल आइटम्स के ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है। इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता इनकम पर, और जो आउटपुट है उस पर, और जो एम्प्लॉयमेंट है कंट्री की उस पर, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। इसमें इंक्लूड करते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गोल्ड, मूवमेंट ऑफ बैंकिंग कैपिटल, प्राइवेट फॉरेन लोन फ्लो एंड लोन फ्रॉम फॉरेन एंड इट्स रिपेमेंट, ठीक है, ये चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। अब एक और टॉपिक रह गया हमारा रिजर्व अकाउंट वाला, वो देखते हैं भाई क्या है इसमें। अगर जिनको नोट से पढ़ना है भाई, ठीक है, सेम बात लिखी हुई, आप इनसे भी पढ़ सकते हो। अब देखते हैं रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट क्या होते हैं, सेम भाई ये कॉपी में लिखा हुआ है, सेम इसमें है, ठीक है, किसी से भी पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। उस जो कॉपी वाला डाटा है उसमें थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है। द रिजर्व अकाउंट, these are composed of assets which the central bank or the RBI use to settle the defects. In this category only reserve assets are included। देखो इसमें क्या बताया गया है, ये मतलब कि इसमें एसेट्स होते हैं जो कि यूज़ करती है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सा होता है, RBI होता है, ठीक है, वो यूज़ करते हैं जो भी भाई कमी रह गई है तो उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इस कैटेगरी में जो रिजर्व एसेट्स है वो इंक्लूड किए जाते हैं। अब देखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो फैक्टर इफेक्टिंग देखना आना, पहले हम देख लेते हैं भाई। देखो इसमें क्या, फैक्टर अफेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसके कितने पॉइंट हैं। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो देखना है हमें। फर्स्ट स्टेज में इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन एंड एक्सचेंज रेट, ये 4 पॉइंट हैं इसके। देखो इन्फ्लेशन क्या होता है, द राइज इन द प्राइस लेवल इज नोन एज इन्फ्लेशन। जो प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। इफ़ द गुड्स एंड द सर्विसेज आर कॉस्टलियर इन द डोमेस्टिक कंट्री, पीपल वुड बाय मोर ऑफ द फॉरेन गुड्स। इसमें बताएगा जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री है उसमें जो प्रोडक्ट्स है और गुड्स हैं उनका जो प्राइस है वो हाई हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, फ़ॉरेन से गुड्स लेना पसंद करेंगे, ठीक है। दिस विल इंक्रीज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट विल डिक्लाइन। इसमें क्या होगा, तो हमारा इम्पोर्ट इंक्रीज हो जाएगा और जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे कौन सी सिचुएशन क्रिएट होगी, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्रिएट होगा।
Next one is national income. If the national and per capita income of a country rises, people will have more purchasing power and will demand more of foreign goods. इसमें बताया गया है अगर जो नेशनल इनकम है और जो पर कैपिटा इनकम है कंट्री की वो राइज हो जाती है, बढ़ जाती है। भाई अगर आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो आप क्या करोगे, तो आप ज़्यादा परचेज करोगे, उनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड इंक्रीज हो जाएगी फॉरेन गुड्स के लिए, ठीक है, क्योंकि वे सब अच्छे प्रोडक्ट्स का यूज़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आगे बताया गया है, दिस विल इंक्रीज द इम्पोर्ट एंड मेक्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल फॉर द कंट्री। तो इससे क्या होगा, इम्पोर्ट इंक्रीज हो जाएगा और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अनफेवरेबल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस। इफ़ द गवर्नमेंट पुट मोर टैक्सेस ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, अगर जो गवर्नमेंट है इम्पोर्टेड गुड्स पर ज़्यादा टैक्स लगा देती है, इट विल मेक द product costly and people will buy more of the domestic goods, so the import will decrease and makes the balance of payment favorable। देखो इसमें क्या बताया गया है, जो अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्सेस लगा देती है, जो हम इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से हम गुड्स मंगाते हैं, तो वो जो गुड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉस्टलियर हो जाएंगे, तो हम अपना डोमेस्टिक गुड्स ही परचेज करना पसंद करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो इंपोर्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होगा। नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज रेट। द रेट एट विच करेंसी ऑफ अ कंट्री इज एक्सचेंज्ड विद करेंसी ऑफ अदर कंट्री। इसमें बताया गया है जो रेट है जिस पर एक करेंसी मतलब कि एक रेट सेट कर दी जाती है जिस पर कंट्री अपने एक्सचेंज करवाती है अपनी करेंसी को, तो वो क्या होती है, एक्सचेंज रेट होती है। एक्चुअली द एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी। तो भाई ये डिसाइड की जाती है उसकी डिमांड कितनी, उसकी सप्लाई कितनी है करेंसी की, उसके द्वारा। इट हैपन ऑटोमेटिकली, और ये अपने आप होती है, ठीक है, ये नहीं कि फोर्सली करवाना पड़ता है, ठीक है, जो डिमांड और सप्लाई है उस करेंसी की खुद हो जाती है। सो इफ़ द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक कंट्री डिक्रीज, अगर जो वैल्यू है डोमेस्टिक कंट्री की वो डिक्रीज हो जाती है, इट विल मेक इम्पोर्ट कॉस्टलियर, तो वो इम्पोर्ट को कॉस्टलियर बनाएगी और उसका रिजल्ट किस चीज़ में आएगा, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है। तो ये थे हमारे फैक्टर इफेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें है भाई, नेक्स्ट जो कि स्टेप्स लिए जाते हैं जो अनफेवरेबल है बैलेंस ऑफ पेमेंट उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं हम। फर्स्ट है इसमें मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी देखो, राइज इंटरेस्ट रेट टू रिड्यूस कंजप्शन, रिड्यूस इंपोर्ट, अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। इसमें बताया गया अगर डिफ्लेशन हो जाता है तो इससे क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, कंजप्शन डिक्रीज़ हो जाएगा और जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी डिक्रीज़ होगा, और जो फॉरेन कैपिटल के लिए है अट्रैक्ट कर रहे थे तो वो भी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। क्या था जिसमें अगर मतलब कि हमारे यहाँ पे कुछ सस्ता हो जाता है, डिफ्लेशन का मतलब होता है मतलब कुछ चीज़ किसी चीज़ के प्राइस रिड्यूस होना। एक्सचेंज नेक्स्ट इसमें डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, रेड्यूस द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी टू इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड रेड्यूस इंपोर्ट। इसमें बताया गया है कुछ चीज़ में डेप्रिसिएशन करना, तो उसके जो डोमेस्टिक कंट्री के प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो हम वही ख़रीदना पसंद करेंगे, तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे हम और इम्पोर्ट कम करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ रेड्यूस रेस्ट्रिक्शंस। जो भाई रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है गवर्नमेंट तो उस पर से मतलब जो रेस्ट्रिक्शंस है वो हटा देनी चाहिए, या मतलब जो इंपोर्ट वाली है इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा देनी चाहिए कि इतना ही लिमिटेड सामान आप इतना ही मंगा सकते हो, अगर इससे ज़्यादा मंगाओगे तो आप पे टैक्सेस लगेंगे, ठीक है। और जो इंपोर्ट टैक्सेस है वो भी इंक्रीज़ कर देने चाहिए ताकि जो इंपोर्ट है वो कम हो सके और हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ जो हमारे यहाँ है वो सर्वाइव कर पाएँ। इसमें क्या लिखा नेक्स्ट, फिस्कल पॉलिसी, रेड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इंक्रीज टैक्सेस टू रेड्यूस एग्रीगेट डिमांड एंड इंपोर्ट। इसमें बताया गया है जो गवर्नमेंट है उसको स्पेंड करना कम कर देना चाहिए और जो टैक्सेस है उसको इंक्रीज कर देना चाहिए ताकि जो डिमांड है वो इंक्रीज हो सके और इंपोर्ट कम हो सके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट,
एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो वो, ठीक है हमारी, और जो कैपिटल फ्लो है वो भी इंक्रीज हो। नेक्स्ट वन इज सप्लाई। सप्लाई में क्या बताया गया है, सप्लाई साइड पॉलिसीज इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी एंड कम्पिटिटिवनेस टू बूस्ट एक्सपर्ट्स। इसमें बताया गया जो सप्लाई साइड पॉलिसी है उसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर देनी चाहिए, जिससे कि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो हम कंपटीशन को भी फेस कर पाएंगे और हमारे पास क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप में बताया गया है एंटर इनटू करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद अदर कंट्रीज टू मैनेज फॉरेन रिस्क। एंट्री करनी चाहिए हमें करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में, ताकि जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी मतलब कि विद अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्री के साथ हमें इसमें एंट्री करनी चाहिए ताकि जो फॉरेन रिस्क उसको मैनेज किया जा सके। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स इसके। एक सेकेंड भाई, देखो इसमें क्या क्या बताया गया। मॉनेटरी पॉलिसी डिफ्लेशन वाला पॉइंट बता दिया मैंने, डेप्रिसिएशन बता दिया, डिवेल्युएशन, एक्सचेंज कंट्रोल, फिस्कल पॉलिसी, इंपोर्ट, इम्प्रूविंग एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करो, फॉरेन से लोन लो, ठीक है। मतलब कि जो भाई इसमें फॉरेन लोन में क्या बताया गया, देखो द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो सिक्योर लोन फ्रॉम फॉरेन बैंक्स और फॉरेन गवर्नमेंट to reduce the deficit in the balance of payment since the repayment of these loans is separate over a long period. This helps the government to remove the deficit in the balance of payment. इसमें बताया गया है जो गवर्नमेंट है उसको लोन लेना चाहिए कि फॉरेन बैंक से, ठीक है, और जिससे कि वो रिड्यूस कर सके जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके डिफिसिट को। एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट कि भाई अच्छे फॉरेन इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, फॉरेन में जाके इन्वेस्ट करो। और इसमें लास्ट है ये डिफरेंस बताना है बीओटी एंड बीओपी के बारे में। देखो एक बार मैं इनको जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं एक बार मैं वो दोबारा बता रही हूँ आपको क्या क्या है। देखो पहले है डिफ्लेशन वाला, ठीक है। देखो डिफ्लेशन में क्या था, फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अगर मतलब कि जो प्राइस है कमोडिटी का वो गिर जाता है तो जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज होगा और जो इंपोर्ट है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। थ्रो बैंक्स, जो डिफ्लेशन है थ्रो बैंक्स रेट पॉलिसी ओपन मार्केट। देखो और क्या है इसमें, एक बार दोबारा बताती हूँ डिफ्लेशन के बारे में। अगर जो प्राइस है कमोडिटी का वो गिर जाता है और एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा और जो इंपोर्ट है वो डिक्रीज होगा। और डिफ्लेशन और किस तरीके से आ सकता है, बैंक्स के थ्रू भी आ सकता है। जो रेट की पॉलिसी है अगर उनके रेट को हाई कर देते हैं तो फिर मतलब कि जो हमारे जैसी पब्लिक है वो मतलब कि कोई पैसा नहीं लेगी, लोन नहीं लेगी, तो जिससे जो डिमांड है भाई वो भी इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो डिमांड कैसे किस तरीके से इंक्रीज होगी। तो ये था डिफ्लेशन। नेक्स्ट वन इज डिवेल्युएशन। डिवेल्युएशन में क्या बताया गया है, अगर मान लो कि भाई $1 की कीमत हमारी कंट्री में कितने है, 72 रुपये की है, और $1 की कीमत हमारी कंट्री में फिर वो मतलब थोड़े दिन बाद कितने की हो जाती है, 82 रुपये की हो जाती है। तो $1 की थिंग के लिए हम 82 रुपये देंगे तो इम्पोर्ट कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि हमें जो अपने भाई जो वैल्यू है तो उसको मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। तो डिवेल्युएशन वाली चीज़ से भी क्या होता है कि हम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वो मेंटेन कर सकते हैं। अगर जो $1 के बदले में हमें तो 72 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, अगर हमें $1 के बदले में 82 रुपीज़ देना पड़े तो क्या हम उसको खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी इंपोर्ट कम हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें एक्सपोर्ट कंट्रोल। एक्सपोर्ट कंट्रोल में क्या बताया गया है, ट्रेड को कंट्रोल, एक्सचेंज कंट्रोल है सॉरी, इसमें है जो भी ट्रेड है उसको कंट्रोल में करो, ये भी बोल सकते हैं हम इसको। जो आरबीआई है एक्सपोर्टर को कहती है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको सरेंडर कर दो, ठीक है, सरेंडर कर दो। पता लग जाएगा कि भाई एक्सपोर्ट करने से कितना पैसा आया है और जो इंपोर्ट करने से कितना पैसा मतलब कि जो इंपोर्टर है उसको भी एक लाइसेंस प्रोवाइड करना चाहिए कि इतना हमने एक्सपोर्ट किया और इतना ही हमें इंपोर्ट करना है। तो इससे भी क्या होगा, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो मेंटेन रहेगा, इक्वल रहेगा। नेक्स्ट है टैरिफ। टैरिफ में क्या बताया है,
ये टैरिफ लगा देना चाहिए इंपोर्ट करने पे। और कोटाज मतलब जो फिक्स है, वो कोटा का मतलब क्या होता है, मतलब कि इतने गुड्स एंड सर्विसेज हमें बाई करने हैं, तो उसको भी फिक्स कर देना चाहिए कि इतनी ही कमोडिटी आप बाई कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट का प्रमोशन होगा और जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। ठीक है, ये थे हमारे कुछ पॉइंट जो जिससे हम करेक्ट कर सकते हैं बीओपी को। इफ एनीवन वांट टू रीड फ्रॉम दिस देन यू कैन। चलो अब देखते हैं बीओटी एंड बीओपी के बीच में डिफरेंस। देखो फिर हम उससे बाद में पढ़ लेंगे, जो इसमें से पॉइंट रह जाता है वो उसमें से कर लेंगे। ठीक है, बीओटी, बीओटी का मतलब क्या होता है, पहले लिखना हमें मीनिंग का डिफरेंस। ठीक है, दोनों का मीनिंग पता होगा आपको, नहीं पता तो देख लो। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, मतलब कि जो डिफरेंस होता है, इम्पोर्ट कितना किया है और कितना एक्सपोर्ट किया है, उसके बीच को क्या बोलते हैं, बीओटी बोलते हैं। और बीओपी क्या होता है, एक सेकेंड रुको। इट कंसिस्ट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है, ये कंसिस्ट करता है जितने इंपोर्ट हैं और एक्सपोर्ट है विजिबल आइटम के और नॉन विजिबल आइटम के। ठीक है, ये इन दोनों का डिफरेंस था मीनिंग का। अब है नेक्स्ट, ये रिकॉर्ड करता है ओनली करंट अकाउंट आइटम। और ये दोनों बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ा था ना, करंट भी आता है, कैपिटल भी आता है और रिजर्व बैंक भी आते हैं। ठीक है, और इट इज़ नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। थर्ड पॉइंट इसमें बीओटी में, ये एक ट्रू इंडिकेटर नहीं होता कि भाई हमारी जो इकोनॉमिक की ग्रोथ कितनी हुई है कितनी नहीं, पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये ट्रू इंडिकेटर होता है कितनी कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है हमारी कंट्री की। ये मतलब वो मेजर कर सकता है। बीओटी में फोर्थ पॉइंट है, इट मे बी ऑफ टू टाइप्स सच एज फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बीओपी में क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड देन बैलेंस दैट मीन्स टोटल रिसिप्ट इज इक्वल टू द टोटल ऑफ पेमेंट। इसमें अनफेवरेबल फेवरेबल होता है किसमें, बैलेंस ऑफ ट्रेड में। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है कि भाई जो बैलेंस है वो टोटल रिसिप्ट इक्वल होगी किसके, टोटल पेमेंट के, तभी बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक नैरो कंसेप्ट है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये वाइड कंसेप्ट है। अब देखते हैं भाई, इससे अगर कुछ मिस हो रहा तो इससे कर लेंगे हम। ये इंक्लूड करता है ट्रेड इन गुड्स। ठीक है, कौन सा, बीओटी। और डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज, नहीं इंक्लूड होती इसमें, कोई ट्रांसफ़र नहीं इंक्लूड होता। और अदर मर्चेंडाइज ट्रांजेक्शन्स। आर ट्रेड सरप्लस ओकर्स व्हेन एक्सपोर्ट एक्सिस्ट इम्पोर्ट। जो सरप्लस है वो कब होगा, जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे और इम्पोर्ट हम व्हेन एक्सपोर्ट एक्सिस, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इंपोर्ट से तब क्या होगा, सरप्लस। डिफिसिट कब होगा, जब इंपोर्ट ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट से। अब देखते हैं बीओपी। बीओपी में क्या है, इसमें इट इज़ बॉर्डर कंसेप्ट दैट इंक्लूड द बीओटी प्लस, मतलब कि ये बताया गया है कि जो बीओटी है वो एक नैरो कंसेप्ट है और उसी के अंदर एक बीओपी के अंदर ही बीओटी आता है। ये इंक्लूड करता है ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। उसमें क्या था, उनमें खाली गुड्स का होगा, इसमें ट्रेड इन गुड्स और सर्विसेज। इसमें इंक्लूड होगी इनकम, जैसे कि इनकम में क्या क्या आएंगे, डिविडेंड आएगा, इंटरेस्ट आएंगे। ठीक है, और कैपिटल फ्लो में क्या आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लोन्स आएंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, आप बीओपी सरप्लस। जब बीओपी कब ज़्यादा होता है, जब व्हेन द कंट्री रिसीव मोर फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज देन इट्स पेज आउट। अगर मान लो कि हमारे पास ज़्यादा पैसे आए हैं जितने हमने उससे दिए हैं, ठीक है, तो बीओपी सरप्लस होगा। और बीओपी कम कब होगा, हमने पैसे दिए ज़्यादा हैं, ठीक है, और आए कम हैं। तो ये इनका डिफरेंस था गाइस। चलो एक बार दोबारा देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। और एक बार वो थी हमारी IBO 1 के बारे में, IBO 1 की ही थी। और कौन सा रहता है, देखो ये था ना हमारा चैप्टर नंबर 4। बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ लिया हमने, टाइप्स पढ़ लिए इसके और स्टेप्स पढ़ लिए भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है इसमें। ये भी पढ़ लिया हमने, बैलेंस ऑफ ट्रेड और इसके बीच में डिफरेंस।
नेक्स्ट इसमें हाउ डिवेल्यूएशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे, मतलब किस तरीके से हम भाई इसको करेक्ट कर सकते हैं, वो फैक्टर्स भी हमने पढ़ लिए हैं। तो हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, एक तो IBO 1 का और एक IBO 6 का। IBO 6 का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है और IBO 1 का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल।